गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने थर्ड चैप्टर को, जो कि हमने लास्ट सेशन में शुरू किया था, इंडियाज इंटरनल चैलेंजेस। तो इसके पहले देखिए हम लोगों ने जो किया था उसमें से एक तो ये था अनरेस्ट इन पंजाब, ऑपरेशन ब्लू स्टार, एंड उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रॉब्लम्स है कुछ स्टेट्स को लेके, वो सब हम लोगों ने किया था। तो हाँ, उसको आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बता रहा है मिज़ोरम के बारे में। सो मिज़ोरम आई थिंक सो हम लोगों ने ये लाल देंगा का कंसेप्ट है, ये भी देख लिया था। आगे बढ़ते हैं नागालैंड से। द नागा ट्राइब इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज नोन एज अ मर्चल ट्राइब. द नागा ट्राइब had settled in eastern Himalayas and the Naga Hills border areas of Assam and Myanmar. आप सब जानते ही हैं आसाम और म्यांमार के बॉर्डर पे है ये। 46 में क्या हुआ था, नागा यूथ ने मिलके एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था NNC, दैट इज नागा नेशनल काउंसिल। लेटर दे डिमांड फॉर इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ नागालैंड, उन लोगों ने अलग से स्टेट की डिमांड की। दे वर लेड बाय अंगामी जापू फिजो, उनके लीडर का नाम था। इन 1954 Naga National Council announced the establishment of an independent federation of Nagaland. In 1955, skirmishes happened between local Nagas and the soldier of Assam Rifles. Military action was taken to suppress the skirmishes. Several rounds of discussion took place between the central government and the Naga National Council. बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, नागा को एक यूनियन टेरिटरी का तमगा दे दें। और फिर नागालैंड को फुल फ्लेज स्टेट कब बनाया गया, 1 दिसंबर 1963 को, एज अ पार्ट ऑफ त्वेंसांग। बेसिकली उसके पहले नागालैंड इस बात से दुविधा में था कि वो किसका हिस्सा है, इंडिया या चाइना का। देन उसके बाद आती है बात आसाम की। इन 1983 देयर वाज एन इंटेंस एजिटेशन, आंदोलन हुआ करता था। ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन एंड आसाम गंगा संग्राम परिषद ओवर द क्वेश्चन ऑफ डोमिनेंस इन आसाम ऑफ बंगाली माइग्रेंट्स। अब उसके बगल में ही बांग्लादेश था। वैसे भी 1971 में बांग्लादेश बन चुका था, तो बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि बहुत सारे बांग्लादेशी आसाम में रहते थे। तो इस बात से बहुत आसाम और बांग्लादेश में काफ़ी तनाव था। In 1985, Prime Minister Rajiv Gandhi, Central Government Minister Shankarrao Chauhan and Assami leader Praful Kumar Mohanto signed an accord. एक ग्रुप साइन किया उन्होंने। It was decided to send a Bangladeshi citizen, जो भी बांग्लादेश के लोग हैं उन्हें बांग्लादेश भेज दिया जाए। In 1986, elections were held for Assam Legislature Assembly, and Praful Kumar Mohanto of Assam Gan Parishad became the new chief minister. उस टाइम के चीफ मिनिस्टर बने। ड्यू टू दिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस इट बिकेम पॉसिबल टू एस्टैब्लिश पीस इन आसाम। तब जाके आसाम को क्या हुआ, इंडिपेंडेंस मिला अपने आप में, वरना ये इंडिपेंडेंस उन्हें नहीं मिलता था। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जितने भी 8 स्टेट्स हैं, ये छोटे छोटे जिनके नाम काफ़ी लोग याद भी नहीं रखते अपने जोग्राफिकली भी, उन स्टेट्स को अपने आप में स्टेट बनने के लिए काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ी थी। राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद बात आती है अरुणाचल प्रदेश की। 54 में नेफा एक ग्रुप बना। 72 में अरुणाचल प्रदेश को 1987 20 फरवरी को एक स्टेट का दर्जा मिला। और 1960 से लेकर 2000 तक नॉर्थ ईस्ट इंडिया को एक प्रोग्रेस की तरफ देखा गया डेमोक्रेसी के लिए। और वहाँ पर भी वो सारी सुविधाएं देने शुरू कर दी गई जो पहले के दौर पे हमारे बाकी स्टेट्स को मिलते थे। राइट स्टूडेंट्स। तो बेसिकली इतना यहाँ पे क्लियर होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में। अब नेक्स्ट पार्ट जो है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये है नक्सलिज्म। Naxalite movement. This movement started at Naxalbari in Darjeeling district in West Bengal. The Naxalites organized the small holding farmer and land laborer and took charge of the land and put up red flags and declared that area as a free territory. अभी नक्सली होता क्या है, जैसे कि फिल्मों में हम वो डाकू वगैरह की बात करते हैं ना, तो नक्सली वैसे कुछ है। दार्जिलिंग जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ही शुरुआत हुई इनकी, वेस्ट बंगाल से। ये क्या करते थे, छोटे छोटे जो लैंड होल्डिंग फार्मर थे इनका एक ग्रुप बना। और जो बड़े बड़े जो लोग थे, हमें बड़े बड़े ज़मींदार, उनके ज़मीनों पे जाके लाल झंडा लगा देते थे और वो जगह फ्री हो जाती थी।
All those movements that took inspiration from this rebellion is called as a Naxalite movement. The movement had the objective of establishing action committees to raise a voice against the exploitation of the farmer by the landlords and confiscate the land and the landlord distribute it among the tenants. Later, the movement strayed away from its objectives. It took recourse to terrorism to prevent any government schemes and welfare policies from reaching the common people. The Naxalites started a parallel system by rejecting the democratic system. This made Naxalism a serious challenge to Indian internal security. बट धीरे धीरे इनका जो मकसद है वो बदलता गया, मतलब ये लोग डेवलपमेंट के खिलाफ थे। अगर कोई स्कूल कॉलेज या हॉस्पिटल अगर बन रहा है तो ये वो बनने नहीं देते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इनका मूवमेंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ता चला गया और नक्सलिज्म फैलता गया। द मूवमेंट वॉज मेनली लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। लेटर द मूवमेंट स्प्रेड इन ईस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, करीमनगर, तेलंगाना, आदिलाबाद, बस्तर, राजनांदगांव, सुकमा, गढ़चिरौली, भंडारा और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी आ गया, और बालाघाट, मंडाला इन मध्य प्रदेश, इन कोरापुट इन ओडिशा। धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया इनका ये जो एक दहशत है फैलती गई। आज भी नक्सली मूवमेंट चलता है हमारे इंडिया में, मतलब वो लोग इंडिया के अंदर के टेररिस्ट हैं। वो लोग क्या करते हैं, मीन्स लाइक उनको डेवलपमेंट से मतलब नफरत है। वो लोग नहीं चाहते कि इंडिया में कोई डेवलपमेंट आए और जैसा हाल पुराना है वही के वही चलता रहे। The Naxalites established an organization called People Liberation Guerrilla Army, that is PLGA. This conflict is still going on. So नक्सलिज्म यहाँ पर खत्म होता है। राइट स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं ये क्या बता रहा है। कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या है? कम्युनलिज्म इज अ सीरियस थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ अवर कंट्री। कम्युनलिज्म emerged आउट ऑफ द नैरो रिलीजियस प्राइड। और ये जो कम्युनलिज्म है ये हमारे देश को ले डूबेगा। अब जैसे कि होता क्या है, सपोज करके मान लीजिए कोई अपने रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा ही प्राइड करता है। अच्छी बातें करना ही चाहिए, करो, लेकिन अगर तुम एक छोटी सोच रख के दूसरे के रिलीजन को अपने से छोटा मानते हो, अपने रिलीजन से छोटा मानते हो, वहाँ पे आके थोड़े डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे आके प्रॉब्लम अराइज होती है। अब रीज़न सिंपल यही है कि कम्युनलिज्म की वजह से लोगों में झगड़े होते हैं। हर कोई अपने रिलीजन को बेस्ट बताने के चक्कर में रहता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी चीज़ आगे बढ़ नहीं पाती है। देन द ब्रिटिश लोगों ने ये सब चीज़ करके गए हमारे कंट्री में। जब ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये सब सीड्स हमारे कंट्री में बो कर गए। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैप्पीली लिविंग टुगेदर सिंस मैनी सेंचुरीज। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री while being duly proud of their own religion. But when this pride became excessive, जब आप कुछ ज़्यादा ही अपने रिलीजन को प्राइड करते हो और दूसरे के रिलीजन को आप डिमोटिवेट करते हो, वहीं से कहानी शुरू होती है। देन इट्स टर्न इनटू बाइगॉटरी। ईच वन देन बिगिंस टू कंसिडर द रिलीजन सुपीरियर एंड अदर्स inferior. This leads to religious fanaticism. Fanaticism is a base of communalism. एक पागलपन, मतलब एक दिमाग में एक नेगेटिविटी भर के बैठना। It makes one oblivious of national interest and people of different religions don't trust each other. एक दूसरे को शक की निगाह से देखना, एक दूसरे पर ट्रस्ट ना करना और एक दूसरे को गद्दार समझना, दुश्मन समझना, ये इंटेंसिटी हो चुकी है। Then as a result it becomes difficult for everybody to come together and get organized for their demands and rights as citizens. Fanaticism makes a perspective of looking at event and people prejudiced. Some people begin of thinking of economic and social position also in the framework. और उस बात में क्या होता है कि लोग फिर अपने धर्म को कंट्री के लॉ से जोड़ देते हैं। Some people of all religious things in they belong to a particular religion, they are not influenced in politics. किसी ने वो ये लगता है कि हम लोग अगर पॉलिटिक्स में नहीं है तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिलती। They just begin to believe that they are being treated unjustly. ऐसा एक थिंकिंग बैठ जाती है और गवर्नमेंट उनके साथ भेदभाव कर रही है, बट प्रैक्टिकली ऐसी बात होती नहीं है। In such a condition, they became too sensitive about the religion and the co-regionalist. If anybody speaks about the people of the religion or insult the religious symbol knowingly or unknowingly, riots break out because of this kind of thinking. Hundreds of innocent people are killed, public property worth crores of rupees is damaged, public peace is destroyed due to the bitter memories of the riots. People are
एंड स्ट्रेंज फ्रॉम ईच अदर एंड म्यूचुअल ट्रस्ट रिसीव एन सेटबैक। और इससे क्या होता है, हमारे बीच का जो म्यूचुअल ट्रस्ट है वो खत्म हो जाता है। Right? The trust between people in the basis of coexistence, if trust breaks, social unity receive a blow। जहाँ पे हमारे कंट्री में हम लोग एक दूसरे पे शक करना शुरू कर देते हैं, ट्रस्ट तोड़ देते हैं, वहीं पे कम्युनलिज्म एक बहुत ही बुरी तरीके से फैलता है और कंट्री को बर्बादी की ओर ले चलता है। राइट, सो वी शुड नॉट मिक्स दिस क्वेश्चन विद द रिलीजन। हमें कभी भी रिलीजन के साथ कुछ सवालों को नहीं जोड़ना चाहिए। एंड दिस इज द ओनली वे पुट एन एंड टू कम्युनलिज्म एंड स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी। फिर बात आती है रीजनलिज्म की। रीजनलिज्म क्या होता है, जहाँ हम रहते हैं, जो हम जहाँ पे हम पले बड़े हैं, जहाँ पे काम करते हैं, हमारा गांव, ये होता है रीजन। अब सपोज इफ आई एम लिविंग इन महाराष्ट्र, मुंबई, तो हम मराठी होने पे लोग गर्व करते हैं, आई एम मराठी, आई एम बंगाली, आई एम क्रिश्चियन, आई एम मलयाली, आई एम कन्नड़, आई एम हैदराबादी। तो इससे क्या होता है, आप अपने रिलीजन को लेके, आप रीजन को लेके बहुत ही प्राइड करते हो। चलो ठीक है, अब सपोज अगर मैं दिल्ली चला जाता हूँ मुंबई का होके, अब दिल्ली में जाके सपोज के मुंबई की बुराई कर रहा है तो मुझे बुरा लग जाएगा, मैं झगड़ा करने बैठ जाऊँगा। बट एंड ऑफ द डे ये सोचना चाहिए, हम रहते तो इंडिया में ही है ना, तो एक दूसरे के खिलाफ उल्टा क्यों बोलना। यार ये बंगाली पीपल तो ऐसे होते हैं, हैदराबादी तो ऐसे होते हैं, दिल्ली वाले ऐसे होते हैं, कर्नाटक वाले ऐसे होते हैं, हम एक दूसरे की बुराई करते हैं। राइट, सो रीजनलिज्म क्या करता है, हमारे रिलीजन को भी कहीं ना कहीं डोमिनेट कर देता है। एंड फॉर एग्जाम्पल स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु डेवलप इकोनॉमिकली एंड इंडस्ट्रियली, वेयर स्टेट्स लाइक ओडिशा, बिहार, आसाम को आज भी कोई डेवलपमेंट नहीं मिला है इन सब चीज़ों को लेके। आज भी यहाँ पे अनडेवलप्ड सिचुएशन है। So regionalism can also affect developed and undeveloped states. So we have studied a few challenges that India is facing. Apart from this, there are several problems like overpopulation, cleanliness, agriculture, and farmers' poverty, housing, and food. We are trying to overcome this, move forward. We are progressing steadily. So in the next chapter, we should learn about the progress in the economic field. Right? इसके देखिए, इसमें आपको फुल फॉर्म ढूंढना है। राइट, और ये दो ही चीज़ आप कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम इसके अगले चैप्टर पे आएंगे स्टूडेंट्स। तो टिल देन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप इसको अच्छे से सुनिएगा, आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। राइट।